अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा घर मेरी जन्नत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रहे हैं इस आर में मेरे साथ हैं इमरान हसन। हम दोनों आपको ये बताएंगे कि अब तक कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इमरान, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा अपडेट कर दें अपने देखने वालों को कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है। बताया ये जा रहा है, जो हम तक इत्तलात आ रही हैं, कि मुल्क में 19,103 अफराद को कोरोना वायरस अब तक मुतासिर कर चुका है और वायरस से 440 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जो कि यकीनन बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। लेकिन ये भी आपको बता दें साथ ही कि 4,817 अफराद ऐसे हैं जो मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। लेकिन इमरान, फिर भी 19,000 में से 4,000 कुछ अफराद का सेहतयाब होना कुछ ऐसे हौसला अफजा खबर नहीं है कि लोग जो हैं इसको बहुत लाइट लेना शुरू कर दें या एक रूटीन की बात समझें। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे वजीर मनसूबाबंदी हैं असद उमर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट आज उन्होंने कहा। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो रेशो हम देख रहे हैं ओवरऑल इम्पैक्ट कोरोना वायरस का, जिस तरह अमेरिका के साथ मुसलसल हम कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी भी बड़ी है, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो भी बड़ा इंप्रूव्ड है। तो आज वजीर मनसूबाबंदी ने ये कहा कि ना हमारे केसेस उतने ज़्यादा हैं, ना हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो इतना ज़्यादा है। तो ये उस लिहाज से एक हौसला अफजा बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो गवर्नमेंट का फोकस है वो फोकस शिफ्ट हमें समाव इस पर नज़र आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई जाए और जो गरीब लोग हैं, खासतौर पर जो मजदूर हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ये भी कोशिश की है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके बिजली के बिल्स गवर्नमेंट पे करे, उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, सस्ते रेट्स के ऊपर कर्जे फराम की जाए उन एम्प्लॉयर्स को जिनके हवाले से एतमाल मौजूद है कि वो लोगों को जॉब से निकाल सकते हैं। आसमा, तो गवर्नमेंट ट्राई करी कि फैसिलिटेट किया जाए। बैंक्स को भी कहा गया था इमरान, और यही वजह है कि बैंक्स ने ये भी कहा कि जी आसान शराइत पर जो है वो कर्ज दिया जा सकता है, सैलरी का वो स्टेट बैंक ने मेनली जो बिल्कुल जो वो अपने लोगों को देना चाह रहे हैं, और उसके लिए कोई शराइत भी कोई इतनी ज्यादा कड़ी नहीं थी। और इस फैसिलिटी से बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो फायदा उठा भी रहे हैं इमरान, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर। अच्छा, हमें बताया जा रहा है मोहम्मद अहमद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे इसी बारे में हम कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। कल हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे थे कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या कुछ हिकमत अमली अपनाई जा रही है, खासतौर पर कारोबार को खोलने के हवाले से, ताजिरों को फैसिलिटेट करने के हवाले से जो हुकूमत के साथ, इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। आप कुछ बताइएगा कि आप बतौर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहे हैं अपनी ताजिर बरादरी के लिए। हुकूमत के साथ आप यकीनन मुकम्मल राबिते में होंगे, क्या कुछ आपको यकीन दहानियां कराई गई हैं अब तक सर? देखिए, सबसे पहले अगर मैं चैम्बर की बात करूं और अपने मेंबर्स की, बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो एज बतौर सदर मैंने कैटेगरी के लिए एक लेटर ड्राफ्ट किया था विच वाज ऑन 26 मार्च कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो फ्लावर इंडस्ट्री से हैं या घी इंडस्ट्री से हैं, एडिबल कोई भी डेली एसेंशियल आइटम्स हैं, इट वाज कैटेगोरिकली रिटन फ्रॉम माय साइड कि हम किसी भी किस्म की प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेंगे, कीपिंग इन व्यू के कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है, हमने अपनी सिटीजन्स को हेल्प आउट करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हम हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये एक जेस्चर बिजनेस कम्युनिटी का जो आप पहले भी देखते रहे हैं, अभी भी इस दफा भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप बिजनेस कम्युनिटी पहले जब अर्थक्वेक का आया डिजास्टर या उसके अलावा कभी फ्लड आया, तो हमने यही देखा है कि बिजनेस कम्युनिटी इज द ओनली वन विच फोर फ्रंट्स प्लेज द रोल, और इस साल भी अभी जो है इसमें हम प्ले कर रहे हैं। अब कमिंग ओवर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मैं कोई बात करूं तो वो उसमें ये सिचुएशन है कि नो डाउट कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी एट फॉल्ट है। पाकिस्तान की भी सिचुएशन इसी तरह से है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ एक सिस्टम किसी और किस्म का है कि हमारे पास कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। जब मैं सिस्टम डेवलप की बात करता हूँ तो उससे पर्टिकुलरली आई मीन कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा बेस नहीं है उन डेली वेजेस लोगों का, उन मजदूरों का जिनका रोज दिहाड़ी पे आना, कमा करके और फिर अपने घर में राशन लेकर जाना, तो वो एक हमारे लिए बड़ा डेवस्टेटिंग सिचुएशन है। इस पे मेरी मुलाकातें भी हो रही हैं असद उमर साहब से भी और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज से भी, बादल साहब से भी। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि फौरन से पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, कीपिंग इन व्यू के कोरोना वायरस की जो भी हमारी SOPs हैं जो कि इंडस्ट्रीज ने बड़े कार लाते हुए इम्पोज करते हुए अपनी इंडस्ट्रीज को खोलने की स्लोली इजाजत दी जाए, ताकि हम कम से कम मजदूरों को, जो हमारी वर्कर फोर्स है, उनको इंटैक्ट करके ठीक है, अच्छी तजवीज है। अच्छा अहमद, इसमें ये बताइए, आपने जो पहला पॉइंट उठाया वो ये आपने कहा कि हमने डिसाइड ये किया कि हम
प्रॉफिट मेकिंग कम करेंगे या नहीं करेंगे, राइट? यही आपका नुक्ता था। प्रॉफिटेरिंग इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर के 5000 मेंबर्स में से आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, कोई भी हमारा बिजनेसमैन किसी किस्म की प्रॉफिटेरिंग नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें अब मेरा सवाल ये है कि फिर कोई तेल शेल घी शी सस्ता हो जाता हुआ तो नहीं है अगर आप प्रॉफिटेरिंग? देखें सस्ता होने से मुराद ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो एक बेंचमार्क है रेट का, हम उसी रेट के ऊपर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट, नॉट मेकिंग एनी लॉस, वो उस रेट के ऊपर हम सेल कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि वो सेल करने के अलावा इस वक्त लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ हम मिलके बहुत से वी हैव रन दिस कैंपेन ऑफ डिलीवरिंग राशन एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ टुडे वी हैव मोर लेस डिस्ट्रीब्यूटेड दिस राशन, जो कि 2700 खानदानों में डोर स्टेप पे जाके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो दिस इज अ जनरॉसिटी व्हिच बिजनेस कम्युनिटी इज शोइंग। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी पे या चेंबर्स के ऊपर समहाउ या जितनी भी बिजनेस बॉडीज हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि टू सेव योर ओन कम्युनिटी जी। व्हाट आई बिलीव, आपके अपने जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे ताजरान हैं, उनको आप सपोर्ट करें, उसके लिए एक मैकेनिज्म हो। मैकेनिज्म का जब जिक्र होता है, आपने भी कहा जी मैं दो मिनिस्टर्स का आपने जिक्र किया, मैं मिला हूं, यू डोंट नीड टू मीट मिनिस्टर्स, आप खुद भी तो एक मैकेनिज्म बना सकते हैं ना। चेंबर्स की इतनी पुरानी हिस्ट्री है, आपने खुद कहा कि 5000 से ज्यादा मेंबर हैं। मेरा यहाँ पे सजेशन कम एडवाइस ये होगी कि अगर आप खुद एक मैकेनिज्म बनाएं, और अगर बनाया है तो बताएं कि छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए आपने क्या किया है। जी मैं अभी आपको वही बताता हूँ कि देखें हेल्प आउट जो हम कर रहे हैं वो हम अपने ताजर कम्युनिटी ही कर रहे हैं। देखिए मेरे पास इस वक्त जितनी भी मार्केट्स हैं, मार्केट्स के जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट्स हमें वो लेटर एक ड्राफ्ट करते हैं कीपिंग इन व्यू कि कौन कौन से हैं। 100 बंदे के राशन जाता है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट उनको पहुंचा देते हैं। इट इज देयर ड्यूटी जो कि वो कर रहे हैं। इस टाइम पे इस्लामाबाद की मोर लेस कोई 70% मार्केट्स ऐसी हैं जिनके प्रेसिडेंट्स की वसासत से हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं राशन, और उन लोगों को जो सफेद पोश हैं जो कि कभी मांग नहीं सकते और इस पोजीशन की वजह से बड़े डेवस्टेटिंग पोजीशन की वजह से अफेक्टेड है। सो चैम्बर इज हेल्पिंग आउट, नॉट वी आर नॉट अप्रोचिंग टू बस्तीज या इस तरह के हम अप्रोच नहीं कर रहे। वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू या जो टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है वो उनके थ्रू कवर हो रहे हैं, लेकिन ताजर कम्युनिटी को बिजनेस चैम्बर जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उनको प्रोवाइड कर रहा है राशन, और बाकी जहां तक उनके तो दुकानों के किराए माफ करवाएं, बिजली के बिल माफ करवाएं, उनके को बड़ा काम करें ना। दुकानदारों को राशन देने, वो तो जरूरतमंद हो, चलो जो है इस हद तक का जरूरतमंद, हाँ, उसको तो दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई इस बारे में तो बड़ा, क्योंकि अहमद भाई ये बात मैं पता है क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए करूँ कि चेंबर्स का कद बहुत बड़ा होता है। आप जैसी जो शख्सियात है ना, आप लोगों की एक्सेस होती है, यू कैन सी इवन प्राइम मिनिस्टर सर, आप मिनिस्टर से मिलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक छोटा दुकानदार नहीं मिल सकता है ना, तो आप इस चीज को इस्तेमाल करते हुए टू हेल्प हिम आउट, ये नुकता मेरा। आपकी ये अल्फाज सुन के यकीन करें मुझे खुद बहुत खुशी है। व्हाट वी वांट के इनके किराए माफ कर दिए जाएं, जो कि किसी भी सूरत हाल में नहीं दे सकते। बिजली के बिल हैं वो भी माफ कर दिया जाए। देखिए जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी ये हम और कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके प्लेटफॉर्म से भी ये कुछ सुनवाई हो जाती है तो व्हाट एल्स आई नीड, I am doing this from my platform। नहीं, हम बस सर अहमद साहब हम वही इकदाम जानना चाह रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए ये हम भी आपसे कह रहे हैं, आप भी इस चीज़ का इदराक रखते हैं, लेकिन आपने इसके लिए क्या इकदाम किए हैं सिवाय 2 पर्सनालिटी से मिलने के अलावा? क्या आपस में आप लोगों ने बैठ के कोई लाहे अमल तय किया है कि अगर आपके इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जाता है तो फिर आपको क्या आगे स्ट्रेटेजी अपनानी है? कुछ ये बातचीत हुई आपके आपस में सर? देखिए मैडम इसमें ये पोजीशन है कि हमें जो चीज चाहिए फिल फॉर वो यही चाहिए कि मेरे बिजनेस कम्युनिटी के जो किराए हैं वो माफ कर दिए जाए। हमारे जो मार्कअप्स हैं, देखिए एसएमईज के लिए उन्होंने स्टेट बैंक ने इंसेंटिव्स दे दिए हुए हैं, नो डाउट वो इंसेंटिव्स अच्छे हैं, लेकिन जो मार्कअप्स ऑटोमेटिकली हमारे इफेक्ट हो रहे हैं वो डेफर कर दिया जाए। यूटिलिटी बिल्स हैं, नहीं इसमें आप लोग आगे आएंगे ना अहमद साहब, इसमें आप ना अब जितने भी बड़े लोग बड़े बिजनेसेस वाले हैं ना, मेनली दे आर द प्रॉपर्टी ओनर्स एज वेल, वही लोग बड़े प्लाजास को ऑन करते हैं जिसमें 2,000 3,000 दुकानें होती हैं। आप लोगों से मुराद ये कि आपके जो मेंबरान हैं, गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कर रही है, आप फिर रेफर करें इस मामले को गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट कर रही है, लोगों तक कितना पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा ये मीडिया भी दिखा रहा है। आने वाले वक्त में इलेक्शन में लोग वोट करेंगे, पता लग जाएगा। फिल वक्त में आपकी स्पेसिफिक बॉडी और जितनी बॉडीज हैं इस वक्त चेंबर्स की,
उनसे मैं एड्रेस करते हुए ये बात कर रहा हूं कि आप अपने तौर पे भी तो कोई मैकेनिज्म बनाए ना, बिकॉज आई पर्सनली नो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, वो चैम्बर्स का हिस्सा है, उनके बड़े बिजनेसेस हैं। हमें अच्छा लगता है, हम ये नहीं कहते कि कोई पैसा बना रहे तो क्यों बना रहे, बनाना चाहिए, लेकिन ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वक्त है। डोंट यू थिंक कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना चाहिए, एक स्टेप और आगे जाना चाहिए इसमें लोगों को सपोर्ट करने के लिए? देखिए, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मैकेनिज्म अगर हम बनाना चाहें चैम्बर से, मैंने ऑटोमेटिकली वही बात है 10 पॉइंट फिक्स दिए नहीं, लेकिन अगर चैम्बर की विसासत से अगर मैं किसी लैंडलॉर्ड को अप्रोच करता हूं, जो कि मैं कर रहा हूं, लेकिन इट इज अप टू देम वो लीव करते हैं या नहीं करते, कीपिंग इन व्यू के इस वक्त लिक्विडिटी की कैश प्रॉब्लम इतनी सवेर है कि वो जो एक लैंडलॉर्ड है, रादर ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट, रादर ही इज बिजनेसमैन, उसका अपना जो एक सर्कल चल रहा है, उसके अपने जो इम्पैक्ट है एम्प्लॉइज, वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको भी ये सैलरी दे सके। बिल्कुल अहमद साहब, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी। गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से हम राबते में हैं। कहा यह जा रहा है कि जिन दुकानदारों के पास, जिन बड़े ताजिरों के पास जो वर्कर्स काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है, उनको न तो नौकरियों से निकाला जाए और फिर इस चीज़ को यकीनी भी बनाया जाए कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बर वक्त उन तक पहुँच रही हैं। क्या आपके साथ जो आपके मेंबरान हैं, उनके साथ आपने ये मामला तय किए हैं, उनसे आपने कहा है या उनसे ये डिमांड की है जो गवर्नमेंट की है कि इन तमाम एम्प्लॉइज को उनकी जॉब से नहीं निकाला जाएगा और उनकी सैलरीज जो है वो बर वक्त दी जाएंगी? अगर डिले भी उनमें कुछ आता है तो कम से कम उनकी नौकरियां नहीं जाएं, क्योंकि जब भी हम किसी बड़े मॉल के आगे से भी गुजर रहे हैं, शॉपिंग प्लाजा के आगे से गुजर रहे हैं, तो एक बड़े से बैनर पे हमें ये डिमांड लिखी हुई दिखाई देती है कि जो इस दुकान का मालिक है या इसको चलाने वाला है, जो बड़ी कारोबारी शख्सियत है, उसको हुकूमत को इतने लाख रुपए देने चाहिए जी कोरोना की वजह से। लेकिन अगर हुकूमत इतनी ज्यादा इकदाम कर रही है, जितना भी रिलीफ अभी आप तक पहुंचा है, ये रिलीफ छोटे स्टाफ तक पहुंच रहा है, छोटे वर्कर तक पहुंच रहा है, इस बात पर आप यकीनी बना रहे हैं इसको कुछ? सर देखिए, पहली बात कि इस वक्त अगर आप फर्स्ट टेयर की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैनों को ये बिल्कुल लो स्केल टेयर को मिला है इंसेंटिव्स और बेनिफिट। टॉप स्केल्स को जो कि लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, उनको ये एसएमईज फी अगर मैं बात करूं तो किसी किस्म की कोई भी मराहत हमें नहीं मिलेगी और ना तो बेनिफिट्स हैं। बाकी अगेन यस, नो डाउट ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनानी है और गवर्नमेंट को पॉलिसी बहुत अच्छी दी गई है। तो जो टेनेंट है वो अपना जो रेंट पे करता है उसके ऊपर टैक्स ब्रैकेट लो कर दे, ताकि वो टैक्स ब्रैकेट जब लो करें वही जो। अच्छा अहमद, ये तो एक हंगामी सूरत हाल थी ना, कतई कलामी की माजरत, टाइम मेरे पास बहुत ही कम रह गया, ये तो हंगामी सूरत हाल थी ना, चलें जो टैक्सेस, ये जो किराए का या पैसों का मामला है। लेकिन एक बात आप देखिए कि बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी इस वक्त जो इस लिहाज से सर्वाइव कर पा रही कि वर्क फ्रॉम होम को पॉसिबल बनाएं, मां सिवाय कोई बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईटेक किस्म की कंपनीज थी। तो इसको काइंडली आप अपने कंपनीज, अपने तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है, मेक श्योर करें कि आने वाले वक्त में कम से कम थोड़ा सा आईटी कल्चर तो आए हमारी कंपनीज के अंदर के, कारोबार तो ना रुके, घर से काम हो लेकिन होते तो रहें, ये बड़ा जरूरी है। अहमद थैंक यू, टाइम बहुत कम है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा पेशेंस के साथ हमें सुना एंड वी बिलीव कि आप जो सजेशंस हमने दिए आप उस पर भी अमल करेंगे। माशाल्लाह यंग आदमी आप और इस चीज को जरूर देखेंगे। हमें महेंद्र पाल साहब सही कहा कि सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल देना चाहिए, कि सरकार को ये करना चाहिए। अगर अपने तौर पर ये लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे बड़ा हमारा कारोबारी तबका है, प्रॉफिट कमाते हैं जी हमसे ये लोग, बिल्कुल, और अगर इन मुश्किल हालात पर, ये चंद महीनों की बात है, कुछ महीने इसमें से गुजर चुके हैं और अल्लाह करे कि आइंदा ये सूरत हाल जो है जल्दी खत्म हो जाए, तो इसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा जी, आगे हमें बताया जा रहा है कि महेंद्र पॉल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमपीए हैं पीटीआई के, उनसे बात करते हैं। महेंद्र साहब हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मेरी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा महेंद्र, बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाल रहे हैं। आपसे हम पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ आपके हलके के हवाले से हम बात कर लें, और अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे अहमद साहब से, तो हम उनसे कह रहे थे कि आप लोगों को खुद आगे बढ़ना है, अपने तौर पर कुछ हिस्सा डालना है अपने लोगों की मदद के लिए। तो आप भी बताइएगा पहले तो ये कि आप अपने हलके में खास तौर पर अपनी कम्युनिटी की मदद के लिए अपने तौर पर क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तो हम यकीनी तौर पर आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कोरोना का जिस तरह की वबा पाकिस्तान में आई है, इसमें हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर शहरी का बराबर का है। इसमें कुछ जो मुखीर हजरात हैं उनको, और जो इस चीज की काबिलियत रखते हैं या उनके पास कुछ ऐसी है कि वो गरीबों की मदद कर सकें, तो उनको जाहिर बात है उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। और गरीब लोगों को, जो हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, जो इस मुश्किल की घड़ी में हैं,
तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। इन चीजों से हमें मिलके पाकिस्तान को बचाना है। तो हमने सबसे पहले जो ननकाना था कि सिख कम्युनिटी है, इसने पहले तो जब शुरू में यह मामला आया तो सैनिटाइजर की कमी थी, तो हमारी सिख कम्युनिटी क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, तो हमने सैनिटाइजर जो है उसकी प्रोडक्शन करके हमने उसको पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख पीस जो है हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। गुरुद्वारों से हमने स्टार्ट किया, गुरुद्वारे के बाहर लोगों को घरों तक हमने पहुंचाया। उसके बाद फिर खासतौर पे राशन के हवाले से कि हमने कोई नीडी पर्सन है जिनको राशन की जरूरत है, तो हमने राशन उनके घरों पे पहुंचाया। और यहाँ पे मैंने मुल्तान के अंदर, क्योंकि मेरा जो घर है वो मुल्तान में है, तकरीबन 350 गरीब घरों में हमने जो है वहां पे राशन पहुंचाया और घर में जाके ठीक हो गए। तो अब अच्छी एफर्ट है, होना भी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मेन मौजू की जाने बातें, भारत की हम बात करना चाह रहे हैं। रिसेंटली अमेरिकन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट आई महेंद्र भाई, जिसमें बाकायदा तौर पर एक तो उन इक़दाम का जिक्र किया गया जो भारत की जानिब से किए गए माइनॉरिटीज के हवाले से, यानी कि वहां पे इस वक्त मुसलमानों के हुकूक को सल्ब करने की बात की जा रही है आफ्टर CAA एक्ट। कश्मीर के अंदर कानून को तब्दील किया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया बाबरी मस्जिद के ऊपर, इन सारी चीज़ों को बेस बनाकर कमीशन ये कहता है कि भारत में इस वक्त अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। और ये वही बात है जो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते आए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर चाहे गुरु नानक यूनिवर्सिटी का क़याम हो, चाहे करतारपुर राहदारी का क़याम का खोला जाना हो, उन इक़दाम की तारीफ की गई है। और अब इंडिया के अंदर सिख कम्युनिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है आफ्टर मुस्लिम्स। इस पे क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक को लिया। और मैं आपको ये बताऊं कि ये 29 अप्रैल को ये रिपोर्ट आई थी वाशिंगटन से कि मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट में भारत को पहली दफा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया। और भारत को इसी बात में CPC मुमालिक की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि भारतीय जो है वो मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया है, बहुत तेजी से। जब से मोदी आया है वो मजहबी आजादी हिंदुस्तान में बहुत कम हुई है, क्योंकि 370 का धारा जो 370 का एक्ट था और 35A एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना और कश्मीरियों को जो है, देखिए ये कोरोना की वजह से तो लॉकडाउन अब स्टार्ट हुआ है। जब चाइना के बाद कश्मीर में तो लॉकडाउन जो है वो मैं समझता हूँ कि 27 अक्टूबर 1947 से स्टार्ट है। तो और इसको सख्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और मैं लेकिन ये इसके हवाले से एक अगली बात आपको बताऊं, आज की रिपोर्ट बताऊं कि आज हिंदुस्तानी पंजाब में जो हमारी मजहबी किताबें हैं वो आज कूड़े के ढेर से मिली हैं। और वो उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन इस तरह की बेअदबी बार बार हुई है। और सिखों के वो पंजाब में तो इस कदर तंग कर दिया गया है कि शायद सिखों को और मुसलमानों का हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। इस तरह के हालात वहां पे पैदा किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को, अवाम मुत्तहिदा को, तमाम यूरोपियन ममालिक को, UN को जो है इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए, नोटिस भी लेना चाहिए। बार बार ये बात कही जाती है महेंद्र साहब, लेकिन आप बताइएगा कि आपकी कम्युनिटी, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह से मुकद्दस किताबें जो हैं वो कचरे के ढेर से मिल रही हैं, तो इस तरह की चीजें तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। चाहे किसी भी मजहब के साथ हो रहा हो, किसी भी मजहब की तौहीन हो रही हो, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपकी अपनी कम्युनिटी में बड़ी बात सुनी जाती है, आपकी बात हो रही होगी, बैठक होती होगी इस पर जो कुछ इंडिया कर रहा है सिख बरादरी के साथ, खास तौर पर भारत के अंदर। तो आपने क्या लाहे अमल इख्तियार किया है? आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हैं इस पर? मैं तो ऑब्वियसली मैं यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखूंगा कि हिंदुस्तान के ऊपर वो पाबंदियां लगानी चाहिए और वहां की अक़लियतों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की साए से भी निकाल देना चाहिए। उनकी जो मामलात हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा को डायरेक्ट देने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने कुछ नुमाइंदे हिंदुस्तान में वहां पे अपॉइंट करने चाहिए जो वहां पे माइनॉरिटी के मसाइल को लगातार देखें। और इनके ऊपर अगर ये बात नहीं आता हिंदुस्तान, इनके ऊपर सख्त से सख्त पाबंदियां लगा के इनको बिल्कुल अकेले कर देना चाहिए कि जब तक ये मामला को दुरुस्त नहीं करते, जब तक वहां पे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, मुसलमान बहन भाइयों के साथ, सिख बरादरी के साथ, क्रिश्चियन बरादरी के साथ, दलितों के साथ जब तक इंसानों जैसा सलूक
नहीं रखा जाएगा तब तक हिंदुस्तान के ऊपर तमाम तरह पाबंदियां लगा देनी चाहिए, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनको तेल वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए हिंदुस्तान को। इट वाज अ ट्विटर ट्रेंड या लास्ट नाइट ब्लैकलिस्ट हिंदुस्तान, और शायद अभी भी चल रहा होगा। ट्विटर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस चैनल, इस आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाए कि ट्विटर के ऊपर हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का ट्रेंड चला दें। चल रहा है जी वहां पे, आप अगर सरदारी चल रहा है ट्रेंड इस वक्त। मैंने देखा था, थर्ड पे था, अभी आज मैं देख नहीं सका, लेकिन चल रहा था। अच्छा ये बताइए कि जहां पे एक जानिब इस अमेरिकन कमीशन ने पहली दफा हिंदुस्तान को अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया है, तो दूसरी जानिब उसी कमीशन ने पाकिस्तान के कुछ इकदामात की तारीफ भी की है, जिसमें बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का क़याम है, जिसमें करतारपुर राहदारी का खोला जाना है, जिसमें चंद दीगर इकदामात हैं। तो इस पे आपका जो राब्ता है अपनी सिख कम्युनिटी जो भारत के अंदर है, पंजाब के अंदर खास तौर पर, उनके क्या तासुरात हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये जो मुख्तलिफ आपकी जो गैदरिंग्स है सिखों की, इसको भी इस वक्त पोलिटिसाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस को बेस बनाकर हम सुन रहे हैं, आज एक अखबार ने भी छापा है कि सिख कम्युनिटी को भी तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ इज्तिमात के ऊपर। तो इस पे क्या राय है आपके जो इंडियन सिख बरादरी है? जी बिल्कुल, इन्होंने सिख बरादरी को काफी तंग किया है, जबकि सिख बरादरी ने हमेशा पूरी दुनिया में एक चीज साबित करके दिखाई है कि जब भी कहीं पे तकलीफ आई है, वो चाहे हिंदुस्तान में आई है, चाहे वो किसी भी मुल्क में आई है, सिख बरादरी ने हमेशा लंगर खोल दिए हैं, हमेशा अपने उससे लोगों की मदद की है। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया ने इस चीज की तारीफ की, जबकि हिंदुस्तान में इस चीज की कुछ जगहों पे जहां पे उनको फायदा मिल रहा है उसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, वरना वो सिखों को बहुत बुरी तरह वहां पे ट्रीट कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से इन्होंने पंजाब के अंदर इंतहाई, और मैं समझता हूं कि इसको तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है उनकी सोच इतनी घटिया है, मोदी की गवर्नमेंट इतनी घटिया है, वो तो कोशिश करेगा कि ऐसे इलाके जहां पे मुसलमान रहते हों, जहां पे सिख रहते हों, वहां पे कोरोना के मरीज को जानबूझकर भेज के ताकि वो इलाका कोरोना ज़दा हो जाए और उनके लिए जो आसानियां पैदा हो जाए, क्योंकि वो तो किसी तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाले ये खदशात मौजूद हैं, ये खदशात इंडिया में रहने वाले सिखों में मौजूद हैं, ये खदशात बिल्कुल। मैं भी इस चीज का दावा करता हूं कि हिंदुस्तान ये घटिया हरकत जरूर करेगा, क्योंकि उसने आज तक घटिया सियासत से ही काम लिया है। उनकी जो राह है, RSS है, जितनी भी उनकी शिवसेना है, उन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। उन्होंने हमेशा मुसलमानों और सिखों को वहां पे निशाना बनाया है, चाहे वो एक जानवर को जो है ज़िबा करने के ऊपर वो इंसानों का कत्ल करना शुरू कर देते हैं। तो और बिल्कुल जी बेबुनियाद खबरों पर कर दिया जाता है, इनकी तस्दीक भी नहीं की जाती। महेंद्र, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन मैं चाहूंगी, जैसा कि आपने खुद कहा कि इस वक्त की प्रोग्राम जो है दुनिया भर में देखा जा रहा है, इसके जरिए पता चलना चाहिए कि भारत के अंदर सिखों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं चाहूंगी मुख्तसरन आप बताइएगा कि यहाँ पर सिख कम्युनिटी खुद को महफूज महसूस करती है, पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इकदाम कर रही है हमारी अकलियतों को लेकर, खास तौर पर सिख बरादरी को लेकर, उन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो इकदाम किए, मैं सिख बरादरी की तो पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। मैं अगर एक हिंदू बरादरी के लिए जो कदम पाकिस्तान ने की कौम ने उठाया था, अगर मैं उसकी मिसाल आपको दे दूं कि 27 अक्टूबर 2019 को पूरी दुनिया जो है, क्योंकि कश्मीर पे उस दिन 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में हिंदुस्तान ने अपनी फौजें देकर उसके ऊपर कब्जा किया था, तो उस दिन को देख के पूरी दुनिया ब्लैक डे मना रही थी। और उसी दिन हिंदुओं की दिवाली का दिन भी था 27 अक्टूबर को, और आपने देखा कि पूरी पाकिस्तान में दोपहर को ब्लैक डे मनाया गया, जबकि शाम को पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ मिलके जो है पूरी पाकिस्तानी कौम ने बिल्कुल। और इसमें हमारे जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने सिंध के अंदर मंदिर में जाके एक इज्तिमा के अंदर मौजूद थे। और मैं आपको एक गारंटी के साथ एक चैलेंजिंग एक पॉइंट देता हूं कि पाकिस्तान में किसी एक मंदिर में आपको ये नहीं मिलेगा, ये कंप्लेन नहीं आएगी कि वहां पे होली दिवाली। बिल्कुल सही है। टाइम हमारा खत्म हो गया महेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और आपसे जानते रहेंगे भारत का इस वक्त जो रवैया है, खासतौर पे नरेंद्र मोदी का, मुख्तलिफ जो भारत के अपने इवन राइटर्स को तो छोड़ दें, जो बाएं हाथ के, बाएं बाजू के जो लोग हैं, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जितना इस तशख्खुस को इंडिया के इस वक्त नरेंद्र मोदी की इन पॉलिसी से नुकसान पहुंचाया है, शायद कोई दुश्मन मुल्क भी ना पहुंचा सकता। बिल्कुल जी, यही कहा गया है। अच्छा जी, अभी हम रुख करेंगे वॉशिंगटन का, क्योंकि वॉशिंगटन से हमें बताया जा रहा है हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि जुड़े हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ। असद हसन साहब, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है।
असद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, कल भी हम देख रहे थे, आज भी हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोरोना वायरस को लेकर बार बार अव्वल दिन से चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि जी चाइना इसका जिम्मेदार है, और कल उन्होंने ये भी कह दिया कि वहां की एक लेबोरेटरी में ये जो वायरस है ये बनाया गया और उसके बाद इसको दुनिया भर में फैलाया गया। लेकिन उसके बाद जब सहाफी ने दूसरा सवाल किया तो वो अपनी इस बात से बिल्कुल ही हट गए, बिल्कुल मुकर गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां बना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके फैलाव के बारे में जो पहले से मालूम था तो इत्तला नहीं दी गई दुनिया को, इसलिए हम चाइना पर हरजाना करने का दावा रख रहे हैं। आप इस सारी सूरत हाल को असद साहब किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने आपके साथ जाहिर है कर सकता हूँ जो आपने कर दिया, और इसमें माइक जो वज़ीर ख़ारजा हैं कभी स्टेटमेंट करते तौर पर ये कहते हैं कि हमें बाकायदा एविडेंस मिले हैं और अब तरदीद शवाहिद हैं जिसमें हम सकते हैं कि वहाँ से उसका फैलाव हुआ है, वहाँ से जिम्मेदार है। और ये बात सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है, जर्मनी बाकायदा इस बात की है कि चीन को जिम्मेदारी लेना होगी और उनको नुकसान का अजाला। असद, थोड़ा सा लैपटॉप अगर अपने नजदीक कर लेना आप, तो आपकी ऑडियो क्लियर आएगी। थोड़ा सा डिले आता है ऑडियो में, सो थोड़ा सा काइंडली अगर करीब हो जाए लाइट। जी प्लीज। अगर मैं इसको, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी, अब मैंने उसको ये है कि ट्रंप के अलावा अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ये ख्याल है, क्योंकि एक इंटरनली ऑफ कोर्स उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और अमेरिका में भी चूंकि ये इलेक्शन का साल है, सर ट्रंप और उनकी इंतजामिया, उनके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव यही है कि कांग्रेस भी इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि अमेरिका में फैलाव को टाइमली क्यों नहीं रोका जा सका। सर ट्रंप इनिशियली शायद उसको उस कदर सीरियस नहीं लेते थे, और उन्होंने उसको चाइनीज वायरस का इनिशियली नाम दिया, असेसमेंट थी कि शायद अमेरिका तक ना पहुंचे, लेकिन अब अमेरिका अब उसका मरकज बन चुका है, सो नजरें एक बार फिर चाइना के ऊपर हैं। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने भी ये बात दोहराई है कि हमारे पास अनअवॉइडेबल और नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि चाइना जो है वो इसका जिम्मेदार है। जर्मनी इससे पहले क्लेम कर चुका है, बरतानिया के एक मिनिस्टर ने इसी तरह का दिया था, ऑस्ट्रेलिया अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। सो मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ जाएगा। असद, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई, शायद आपकी नजर से खबर गुजरी हो, नहीं तो मैं बता देता हूं। जो ब्राजीलियन पीएम है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे दी, जब उनसे कहा गया जी, क्योंकि ब्राजील के बारे में कहा जा रहा है कि अब नया सेंटर बन रहा है, एपिसेंटर बन रहा है सारी सूरत हाल को लेकर, पेंडेमिक को लेकर, तो कल जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी 5000 लोग मर गए तो हम क्या करें, मैं कोई तबीब थोड़ी हूं। तो अखबारों ने ये लिखा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप के सच्चे पैरोकार नजर आते हैं, ऑब्वियसली लैटिन अमेरिका की जब हम बात करें वहां पे। तो ये जो सिचुएशन है, ट्रंप साहब का जो ये कैजुअल एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस पेंडेमिक, डू यू थिंक इट कैन रियली हर्ट हिज पॉलिटिकल कैंपेन इन फ्यूचर अपकमिंग इलेक्शंस? आपको लग रहा है? बहुत सारे स्पेशली अगर जो इंक्लाइंड है डेमोक्रेट्स की तरफ, वो तो यही समझते हैं कि इससे उनको नुकसान होगा, लेकिन उनकी जो सपोर्ट बेस है वो उसी तरह उनके साथ खड़ी है, बल्कि वो मुजाहरे भी कर रही है कि शहरों को खोला जाए, मुल्क को पूरी तरह से खोला जाए। कल शिकागो में एक मुनासिब तादाद में 700 से 800 के करीब लोग थे, या 700 से 1000 के करीब, वो मुजाहरा भी कर रहे हैं। सो ये एक पॉलिटिकल डिवीजन है, डिवाइड है। इसमें हम यकसर कोई फैसला तो नहीं दे सकते कि इससे उनको कंप्लीटली नुकसान पहुंचेगा। ऑफ कोर्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी इलेक्शन कैंपेन इसी बात के ऊपर बुनियाद करेगी, बेस करेगी कि सदर ट्रंप ने इस मामले को सही तौर पे नहीं लिया गया। सदर ट्रंप के पास ये चीज सेल करने के लिए मौजूद होगी कि हमने ना सिर्फ लोगों को रिलीफ पैकेज दिया, टाइमली घरों में उनके अकाउंट्स के अंदर चेक्स पहुंचाए, बल्कि हमारे पास इकोनॉमी को बेहतर बनाने का मजीद बेहतर और एक अच्छा प्लान भी है। सो ये मेन मसला रहेगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल बहुत गंभीर है। साइंटिस्ट के अंदर भी आपको डिवीजन नजर आएगी, मतलब साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे कांग्रेस जो है वो चाहती है कि वो शहादत के लिए लेके आए डॉक्टर एंथनी फाउची को, और व्हाइट हाउस ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी है। वो ये समझते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है और हम अपने चीफ साइंटिस्ट को और एक आम टीम के बंदे को इतना टाइम भी नहीं दे सकते हैं कि वो जाके कांग्रेस के अंदर अपनी गवाही दे, असेसमेंट दे कि चैलेंजेस क्या हैं, सिचुएशन इसमें पीपीईस की और बाकी हालात के बारे में क्या है। ये तो नॉन सीरियसनेस की इंतहा है, ये तो नॉन सीरियसनेस की इंतहा है। व्हाट डू यू से असद? असल में यासिर नॉन सीरियसनेस हो, मेरा ख्याल है कि वो अब कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि नॉन सीरियसनेस है। इसमें ये हो सकता है कि आपकी अप्रोच जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि जहाँ पे आप 1 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, ठीक है ना, जहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा लोग उसमें मुतासर हो चुके हैं, 66,000 तो सिर्फ अमेरिका के अंदर 64,000 उसके करीब हम बात हो चुकी हैं। सो नॉन सीरियस तो अब कोई नहीं है। हर एक को अंदाजा हो गया है कि अगर वो उनकी पॉलिटिक्स हो, उनका बिजनेस हो, वो खतरे से दो चार है, जिंदगियां खतरे से दो चार हैं। लेकिन
अप्रोच है, अप्रोच के अंदर फर्क है। प्रेसिडेंट ट्रंप बजाते खुद एक तरह से जो कन्फाइनमेंट थी उनकी व्हाइट हाउस के अंदर, उसको उन्होंने तोड़ा है, और वो उनका जो कैंप डेविड है। अच्छा, कुछ ये बताइएगा कि आवाम जो हैं अमरीकी, अब वो इन सारे इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो मुख्तलिफ वहाँ पर रियासतें हैं उनके पास ये इख्तियारात तो हैं कि अगर वो चाहें तो वो लॉकडाउन में नरमी कर सकते हैं, या उस लॉकडाउन को ख़त्म कर सकते हैं, या उस पर भी ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, पहले बाकायदा इजाज़त लेना होगी और उसके बाद मुल्की सूरत हाल को देखते हुए ये किया जाना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे स्टोर्स पर जिस तरह से लोगों का रश पड़ रहा था, वहाँ अशियाए खुरोनोश जो है वो नहीं मिल पा रही थी। तो ओवरऑल मैं चाहूँगी कि आप मुख्तसरन हमें बता दें कि इस वक्त अमेरिका में अवाम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। असद, उसी तरह मैं ये कहूँगा पे जैसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। अब बाकायदा कुछ गवर्नर्स ने ये लाजमी कर दिया था, मैं अगर जॉर्जिया में स्पेशली, कि आपने मास्क लेके निकलना है, लेकिन खुद गवर्नर को ये फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है, लोग जो है वो उसको ओन नहीं कर रहे हैं। कल यहाँ पे उनकी अपने साइंटिस्ट ने व्हाइट हाउस के अंदर ये स्टेटमेंट दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने ये तस्लीम किया कि हम जितनी भी पाबंदियां लगाएंगे, जो भी रेगुलेशंस लेके आए, पब्लिक अब उस तरह से उसको नहीं सुन पा रही है। मेजॉरिटी ऑफ कोर्स अपने सेल्फ कहना चाहिए कि वो कॉन्शियस है, अपने घरों के अंदर बैठे हैं, सेल्फ क्वारंटीन में हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। लोग निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो मौसम सरमा होता है वो लोग घरों में कैद होते हैं, और मौसम गर्मा उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। बीचेस हैं, बाकी फन है, बाकी लाइफ, उनकी पूरी एक्टिविटी, पूरा टूरिज्म उसके ऊपर बेस कर रहा है। यहाँ पे टूरिज्म के रेफरेंस में भी आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े बिलियनर जिन्होंने कई शेयर्स ले रखे थे, जब उनको ये अंदाजा हो रहा है कि फ्लाइट्स बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, उन्होंने वो शेयर्स वापस मार्केट में दे दिए हैं, वो ओपन कर दिए हैं। सो प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल भी उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। कभी उनको लगता है कि क्या होगा, कितनी देर हम बैठेंगे, कोई बात नहीं, नहीं परवाह करते, लेकिन फिर साइंटिस्ट उनको वार्न करते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में भी कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता कब बनेगी भी या नहीं बनेगी, क्योंकि उससे पहले हिस्ट्री ये बताती है कि कई अच्छा असद, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डू यू सी it's a challenge that relates to the medical facilities, या फिर आपको लगता है कि मुआशी चैलेंज जो है, क्योंकि मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि मोर देन 4% इस वक्त 4.35% में भी जो जीडीपी है दैट कैन गो डाउन, और ये सबसे बड़ा एक पिछली कई दिहाइयों के अंदर सबसे बड़ा एक डाउनफॉल होगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेडिकल से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है? दोनों है। मतलब ऑफ कोर्स अब देख लें कि इस हालात में भी जब चीजें करंटीना में अब मेजॉरिटी रही है, जब लोगों को लॉकडाउन किया गया है, उसके बाद भी हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना दबाव बढ़ा है कि वो उसको कोप नहीं कर सके। आम आपको पता है कि आम मरीज जो है वो, जैसे मैं अगर जाती बात भी करूं तो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे ट्रीट किया है या मुझे डील किया है, अगर उसके अलावा यानी अदर देन कोरोना कोई भी आपका इशू है। सो इस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर लोग पेशेंट जाते हुए भी डर रहे हैं जो मामूल के। सो उनकी लाइफ लॉसेस जो हैं वो भी हो रहे हैं, और वो भी एक डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको भी मुश्किल पड़ रही है। सो ऑफ कोर्स जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अब एक बार फिर गौर किया जा रहा है कि एक और रिलीफ पैकेज जो है वो लोगों को दिया जाए, उनके घरों में पैसे पहुंचाए जाए, ताकि वो जो है अपनी अशियाए खुर्दनोश उसका आपकी इजाजत से मैं एक और नुकता जरा पूछना चाहता हूं। एक और नुकता बड़ा, ये बेसिकली कॉमन मैन का सवाल है। आप चूंकि अमेरिका से साथ हैं तो मैं सोच रहा हूं कि पूछ ही लूं। ये बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, चूंकि पता है हम पाकिस्तानी मिथ्स पे बड़ा बिलीव करते हैं ना, कुछ लोग तो अभी तक भी कोरोना वायरस को मानते नहीं, इवन कुछ लोग मीडिया पे आके भी कहते हैं कि डोंट टेक इट सीरियस, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जो इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में डेथ्स हो रही हैं सर, 3000 पर्सन्स अ डे ऑलमोस्ट, इनको कहां पे बेरी कहां पे किया जा रहा है, कहां पे दफन हो रहे हैं ये लोग? इनका कोई डाटा क्यों सामने नहीं आ रहा? क्यों इनकी वीडियो फुटेजेस सामने नहीं आ रही है? क्योंकि एक मिथ मौजूद है कि जी ऐसा नहीं है, एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। इसके बारे में जरा आप हमें ग्राउंड फैक्ट्स बताएं, क्या है? ये आपने बहुत अच्छा किया ये पूछ के कि उनकी वीडियोस क्यों नहीं सामने आ रही। ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मरना जरूरी नहीं। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो जब तक मैं किसी को ऑथराइज नहीं करता मेरी फैमिली में से, तो डॉक्टर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जहां तक डाटा है तो डाटा आपके पास आ रहा है, यानी वो टोटल नंबर्स ऑफ डेथ्स या एडमिशंस वो आपको बता रहे हैं। कभी वो पेशेंट का नाम, कभी वो पेशेंट का फेस वो नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे हर चीज अंडर रेगुलेशन चलती है। हॉस्पिटल्स के ऊपर करोड़ों का सू हो जाए अगर वो किसी की प्राइवेसी जो है वो लीक कर दे। इसके अंदर बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान में तो ये समझते हैं जैसे मीडिया भी हमारा बहुत आजाद है, जब चाहे जिस हॉस्पिटल में कैमरा लेके घुस जाए। आप बच्चों की तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप स्कूलों में नहीं जा सकते, आप मार्केट्स के अंदर किसी की परमिशन के बगैर उनका फेस नहीं दिखा सकते। तो ये बीमारी बहुत प्राइवेट चीज है, इसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन नंबर्स जो है वो डेटा जो है वो आपको मिल रहा है कि कितने नए केसेस हैं, कितने रिकवर कर रहे हैं, बड़े जनरल। और जहां तक दफनाने की बात,
देख लिया, मैस ग्रेव्स वो भी बनी हैं, जिनके बुरसा हैं वो लेके जाते हैं, बाकी जो अलाउ कर देते हैं कि कहीं भी दफना दें, या आप देखेंगे कि उनको बाद में वो ट्रिब्यूट करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये मैस ग्रेव थी, उसके अंदर फला 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 की डेथ होगी, एक वॉल के ऊपर सबके नाम लग जाएंगे। लेकिन जो हो रहा है बाकायदा एक डिसिप्लिन के तहत हो रहा है। लेकिन ऑफकोर्स हम बात ऐसी हैं, दूसरा ये होता है ना कि आप स्पेशली अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी न्यूयॉर्क के अंदर जो हर्ट हुई है, हमारे अपने बिलीव्स हैं, हम और तरह से उनकी तदफीन चाहते हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि उनकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान भिजवाई जाए। लास्ट वीक 7 डेड बॉडीज पाकिस्तान पहुंची हुई हैं। उससे बाहर से फिर वो ठीक है, सब कुछ जो है एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, सब चीजें जो है सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल इस पे पूछना जरूरी था। खैर, असद हसन आप हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद थे और अमेरिका में क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से भी हमने उनसे बात की है, उस पर भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट वहां पर काम कर रही है और अवाम जो है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी स्टेट्स में अब अहकामात को नजरअंदाज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बहरहाल असद हसन आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हम चाइना से एक हमारे पास एक मिथ चूंकि मौजूद है ना कि बताएं, तो हमने पूछ लिया जी कि हम बात हो रही है कॉपीराइट्स का इशू है, आप किसी की वीडियो ऐसे नहीं बना सकते, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। आप पाकिस्तान में इसको लाइट मत लीजिए कोरोना वायरस को। जोन अली हमारे साथ मौजूद है, जो भी अगर किसी की हलाकत होती है तो फौरन उसका वीडियो आना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे तो लोग इवन टिकटॉक पे वीडियोस लगा देते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जोन अली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मुख्तलिफ औकात में हमें ज्वाइन करती रहती हैं, बीजिंग में मौजूद हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि वो हमें इस वक्त क्या आगाह करवाएंगे। जोन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मुसलसल आप हमें, मुझे याद है जब पहला केस भी नहीं था कोरोना का, उस वक्त भी हम आपसे बात कर रहे थे, और आज जब तकरीबन 19,000 केसेस हैं अब तब भी हम आपसे बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट चाइना जी, क्या कर रहा है चीन इस वक्त? चाइनीज आर दे बैक टू नॉर्मल, एंड व्हाट अबाउट देयर सपोर्ट टू पाकिस्तान? इस वक्त कैसे देख रही है चाइनीज गवर्नमेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान? Firstly, it's a pleasure always to be on PTV. चाइना, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पिछले कई महीनों से हम पाकिस्तान में भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और शुक्र है पिछले महीने में खास तौर पे जो 0 होम ग्रोन केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए थे, अब वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो गए हैं। जो लोग रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहे थे, मसलन पब्लिक में अभी भी लोग मास्क पहन रहे हैं, और कुछ दिनों तक, 3 दिन पहले तक 2 हफ्ते का कंपल्सरी सेल्फ क्वारंटीन भी था डोमेस्टिक ट्रैवल पे, लेकिन अब एज ऑफ फ्राइडे वो भी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने खत्म कर दिया है। और मे ब्रेक, आजकल मे हॉलीडे है पूरा हफ्ता, हम देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त जा रहे हैं डिफरेंट पार्क्स में, डिफरेंट जो कल्चरल साइट्स हैं वहां पे हॉलीडे सेलिब्रेट की जा रही है, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। ये मेरा ख्याल है हम 1 महीना पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो अभी रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने थोड़ी रिलैक्स की हैं, इसकी बहुत अहम वजह पॉलिसी का सक्सेस है, और अभी भी लिमिट किया जा रहा है लोगों के नंबर्स को। मतलब जिस तरह जो थियानमन स्क्वायर है या ग्रेट वॉल है, वहां पे बीजिंग की ये कई फेमस साइट्स हैं, उधर जितने लोग, जितने ट्रैवलर्स एक वक्त में एंटर कर सकते हैं, उनको बहुत हद तक लिमिट कर दिया गया है। और एक और चीज मैं अभी ऐड करना चाहूंगी कि वुहान में पिछले हफ्ते 0 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए थे, विच मीन्स के सारे जो केसेस वहां पे थे वो ट्रीट हो चुके हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल जी, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ जिसका सामना करना पड़ रहा है चाइना को, न सिर्फ अमेरिका की जानिब से बल्कि जर्मनी की जानिब से, और अब मजीद ममालिक जो है वो भी इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए तैयार खड़े दिखाई देते हैं। इल्ज़ामात की जद में आ चुका है चीन, हम ये देख रहे हैं कोरोना वायरस के बनने को लेकर। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो तो कल ये भी कह चुके हैं कि जी ये किस लेबॉर्ट्री में बनाया गया है ये उनको पता चल चुका है, अभी वो अफशा नहीं कर सकते हैं, जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बताने से मना किया गया है, लेकिन उनके पास ठोस शवाहिद, ठोस सबूत मौजूद हैं। जोन, मैं जानना चाहूंगी कि चाइना में इस चीज को किस तरह से देखा जा रहा है। पहले तो बताइएगा कि वहां की गवर्नमेंट इसको किस तरह से देख रही है, किस तरह से इस पर जवाब देने के लिए हिकमत अमली तय की जा रही है, और फिर अवाम क्या सोच रहे हैं इस पर भी बताइएगा। अभी कुछ दिन पहले चाइना की जो शिन्हुआ न्यूज एजेंसी है, उन्होंने एक रिस्पॉन्स, एक बड़ा बल्कि एंटरटेनिंग सा कार्टून की फॉर्म में उन्होंने एक रिस्पॉन्स जारी किया है, जिसमें पूरी ट्रेजेक्ट्री बताई है। मसलन वुहान के लॉकडाउन से पहले जब चाइना ने दुनिया को बताया कि एक वायरस है, डेंजरस है, तो तब यूएस का रिस्पॉन्स था कि ये कोई बिग डील नहीं है। जब इन्होंने कहा मास्क पहने, तब मास्क पहने पे भी बुरा भला कहा। जब इन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया तब कहा कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। और अब जब हम देख रहे हैं महीनों के बाद यूएस में इतने ज्यादा केसेस, तो कह रहे हैं कि रातों रात ये केसेस बढ़ गए हैं। चाइना ने, WHO ने हमें वार्न नहीं किया। तो पहले तो मैं इस चीज पे कमेंट करना चाहूंगी कि जो चाइनीज पॉलिसी थी वायरस के मुतालिक, पहले उसको बहुत एक्सट्रीम कहा गया, बाद में कहा कि दे डिडंट डू एनफ।
तो ये इनकंसिस्टेंसी तो चाइनीज ही नहीं बल्कि अमेरिकन जो रिसर्चर्स हैं, जो कई ऑब्जेक्टिव लोग इस सिचुएशन को कुछ देर से ऑब्जर्व करें, वो भी समझते हैं कि यूएस की तरफ से एक इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स रहा है, चाइना को सिर्फ अटैक किया गया है। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, तो इस पे मेरा ख्याल है कि सबसे पहली एलिगेशन ये गई थी कि कुछ केसेस चाइना से बाहर निकल गए थे। जब चाइना ने लॉकडाउन अनाउंस किया तो 1% केसेस चाइना से बाहर थे और इस वजह से उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। लेकिन असल में हम देखें तो कई ममालिक से केसेस निकले थे। तो जहां तक चाइनीज गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की बात है, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि इट इज इन बैड टेस्ट। वो बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमें एज ह्यूमैनिटी सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की एक्यूजेशन की बात है, तो यहाँ पे लोग भी कह रहे हैं चाइनीज की बस वो एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट है, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ओके, अच्छा, लोगों के हवाले से हमें बता दीजिए, तो क्या स्कूल्स वगैरह सब खुल चुके हैं? नंबर 1, नंबर 2 ये कि वो हम हमेशा बात करते हैं कि पोस्ट कोरोना वायरस दुनिया मुख्तलिफ होगी, इट विल पुट अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट on people's minds. इस वक्त चाइनीज ने वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लिया और दे बैक टू नॉर्मल। एब्सोल्युटली, हाउ यू सी दैट? देखिए, चाइनीज में ना एक मेरा ख्याल है कि पहली बार जो स्कूल काफी हद तक खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज अभी तक नहीं खुली, तो एक तरह से पेश करके कई इदारे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, डिपेंडिंग के उस लोकेलिटी में कितने केसेस थे। जहां तक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात है, एक्चुअली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अमंग चाइनीज पीपल नहीं नजर आता। इनका माइंडसेट थोड़ा फर्क है। मतलब जब वायरस के बुरे तरीन दिन भी गुजर रहे थे, तब भी लोग काफी हद तक 99% लोग पॉजिटिव तरह इसको ले रहे थे। सिर्फ उनका फोकस ये था कि जो लोग अपने जिनका रोजगार बंद हो गया है, या ऐसे लोग जिनकी सैलरी ने हिट लिया है, अभी भी कंपनीज रिकवर कर रही हैं, अभी भी इंडिविजुअल्स रिकवर कर रहे हैं, तो ज्यादा फोकस इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे है। लोगों के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे एज सच उस तरह नहीं जिस तरह हम देख रहे हैं यूरोप में या यूएस में, इवन पाकिस्तान में ये डिस्कशन काफी खुले आम हो रही है। चाइनीज लोग इस दौरान काफी स्ट्रॉन्ग थे इमोशनली, मेरा ख्याल है। और आपने ये भी कहा कि जो क्वारंटीन किया जा रहा था डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बाद, आपने कहा कि वो भी खत्म हो गया, अब नहीं हो रहा, तो क्या स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही एयरपोर्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए? स्क्रीनिंग हो रही है। लेकिन 28 मार्च से तो चाइना ने वैसी फॉरेनर्स की एंट्री बैन कर दी है टेम्परेरी। जो चाइनीज नेशनल बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन्होंने अभी भी क्वारंटीन करना है। तो अभी भी क्वारंटीन है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल पे नहीं है। ठीक है, जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं चाइना से बाहर से, उनको अभी भी क्वारंटीन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जोनली, आप मौजूद थी, बीजिंग से हमें सूरत हाल बता रही थी चाइना के अंदर क्या है। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमारी जो आज की ट्रांसमिशन है उसका वक्त खत्म हुआ। हमें आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन इस मैसेज के साथ कि खुद को भी महफूज रखिए और अपने प्यारों को भी, और इसके लिए बहुत जरूरी है इसको सीरियस लीजिए। जैसे हम मुख्तलिफ मिथ्स पे भी बात कर रहे थे कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं आया ना तो वहाँ कोई हलाकत ही नहीं हुई, कोई मौत ही नहीं हुई, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस चीज़ को हमें सीरियस लेना चाहिए। अमवात हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और अब तो पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि ये जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अल्लाह करे हम इससे निकलें जी। अपना ख्याल रखिए। यू कैन गिव अस योर फीडबैक स्पेशली ऑन माय ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान इचवल। आपसे अगली ट्रांसलेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।